बच्चों, आज नारायण सर के कक्षा में अंग्रेजी पढ़ेंगे। अंग्रेजी में अंग्रेजी ग्रामर और अंग्रेजी ग्रामर में नारेशन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कथन के नाम से भी जानते हैं। नारेशन, अंग्रेजी में नारेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है बच्चों। ये अंग्रेजी भाषा को बहुत ही लचीला और सरल बनाता है, तो इससे हमें जानना बहुत जरूरी है नारेशन। क्या जानना जरूरी है? नारेशन। तो नारेशन को मुख्य रूप से दो भागों में उसको बांट दिया गया है नारेशन को। तो उसमें सबसे पहले है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों, ये बहुत जरूरी है जानना। नरेशन में दो ही आपका भाग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको एक हम लोग डायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से। तो अब ये जानना है कि हम डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच पहले इसी को हम लोग थोड़ा सा जान लें। डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच है बच्चों, सबसे पहले ये जानना है जब कोई श्रोता यानी सुनने वाला, जिसको हम लोग ऑडियंस के नाम से भी जानते हैं, जब कोई श्रोता यानी ऑडियंस किसी वक्ता की यानी जो बोलने वाला है यानी उसके कथन को यानी उसके स्टेटमेंट को वक्ता के शब्दों में या भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। फिर बात सुनेंगे बच्चों। जब कोई श्रोता मतलब सुनने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं ऑडियंस भी कहते हैं, जो प्रेजेंट है और उस देख रहा है, सुन रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑडियंस। और वो जो ऑडियंस है किसी वक्ता की, जो बोलने वाला है यानी जो करने वाला एक प्रकार का है, जिसको कहते हैं स्पीकर, जिसको कहेंगे स्पीकर के कथन को जो भी वो बोला, स्पीकर यानी कर्ता ने यानी जिस वक्ता ने जो कुछ भी बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा, चाहे कुछ इस तरह से कथन है, तो यानी उस तरह के कथन को यानी स्टेटमेंट को वक्ता के शब्दों में ही अगर रख दिया जाता है, उसी में अभिव्यक्त कर दिया जाता है यानी एक्सप्रेस कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच उसी को कहते हैं। और डायरेक्ट इसमें जो है, इसमें जो वक्ता कुछ जो बोलता है, जो स्पीकर कुछ बोलता है, उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, जो कि अभी हम बताएंगे। उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया जाता है। जैसे आप ध्यान दो बच्चों, जैसे he said I am going, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। तो यही है बच्चों। अब है he said I am going, यही है आपका क्या कहेंगे उसको, स्टेटमेंट कौन दे रहा है? स्पीकर। he said, ये उसका वर्ब हो गया। अभी हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। he said I am going, उसने कहा I am going, उसने कहा I am going, तो ये श्रोता बोल रहा है कि he said। श्रोता बहुत से लोग हैं, तो वही ये सभी मिलकर के बोलता है कि उसने बोला, वह बोला, चाहे उसने बोला, क्या बोला,
आई एम गोइंग, उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ, तो ये ऑडियंस बोल रहा है। तो ऑडियंस जो बात बोल रहा है तो इसी के कथन को वो बोल दिए। जैसे आई एम गोइंग की वह जा रहा है, यानी वो जा रहा है, लेकिन कथन जैसे कि तैसे मैंने उसी के शब्दों में, उसी के भाषा में बोला। ही सेड आई एम गोइंग, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच, आई एम गोइंग। ये जो स्पीच है इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं और यहाँ कोमा लगा देते हैं, ही सेड। और भी बहुत चीज है बच्चों, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। दूसरा में हम लोग कहेंगे, कुछ भी लिखो, मीना सेड टू मी, मीना सेड टू मी, मीना said to me, you are going, इतने रहने दिया जाए। कोई किसी तरह से जैसे you are eating, you are playing, तो इस तरह से कर सकता है। माने हम लोग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो सेंटेंस अर्थपूर्ण हो, ये इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया जाता है। तो मीना सेड टू मी, मीना सेड टू मी, यू आर गोइंग टू, वी आर गोइंग, और यहाँ बहुत कुछ लगा सकते हैं। वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू, यू आर गोइंग टू स्कूल, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अभी हम बहुत कुछ समझेंगे। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है, इसके बारे में बच्चों ध्यान से देख लेंगे। यहाँ कोमा होता है, कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमा में सब बंद हो जाता है उसको, स्पीच को। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब हम लोग जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। अब चूंकि डायरेक्ट से ही इनडायरेक्ट में हमें बदलना, तो उसको हम इनडायरेक्ट कैसे बनावे, पहले उसका पहचान हम लोग चल रहे हैं बनाना। तो हम लोग अभी बहुत कुछ सीखेंगे। नरेशन में एक वीडियो में नहीं होने जा रहा है बच्चों, इसके लिए 2-4 वीडियो हम लोग बढ़िया से सीखेंगे, जानेंगे, तो अंग्रेजी में बहुत कुछ पकड़ आएगा और उसमें बहुत कुछ की ज़रूरत भी होता है। और बहुत कुछ मैं बता चुका हूँ और बहुत कुछ इसी के साथ में आप लोग बनाते बनाते सीख जाएंगे। तब अब है कि इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें है बच्चों, जब कोई श्रोता यानी कोई ऑडियंस किसी वक्ता यानी स्पीकर के कथन को अपने शब्दों में या भाषा में अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। वो तो था, उसको कथा वो वक्ता के शब्दों में ही बदलना था, लेकिन अपने इसमें कर रहा है कथनों को अपने शब्दों में या भाषा में हम अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो फिर एक बार सुनिए बच्चों, जब कोई श्रोता मतलब वही सुनने वाला, याद रखेंगे बच्चों, बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे तो जान लेंगे। जब कोई श्रोता यानी कोई ऑडियंस किसी वक्ता यानी जो बोल रहा है, वक्ता यानी स्पीकर मतलब बोलने वाला, स्पीकर के कथनों को अपने शब्दों में या भाषा में अभिव्यक्त करता है या एक्सप्रेस करता है, तो हम उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। और अब ये है इनडायरेक्ट स्पीच में जो ये कोमा है, अब इसी को हम यहीं चेंज कर देंगे बच्चों, इसी को हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इसी को थोड़ा हम बताएंगे यहीं पर, इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसी में हम चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए कैसे हुआ, यहाँ वक्ता के शब्दों में ही यहाँ रखा गया था, लेकिन अब श्रोता के शब्दों में हम यहाँ पर वक्ता के कथनों को अपने शब्दों में यानी श्रोता के शब्दों में ही
इसमें हम उसको चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे चेंज होता है। जैसे बच्चों ही सेड, तो ही सेड यहाँ होगा, ही सेड। अब थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, उसको रूल में हम बताएंगे या दिखाएंगे। जिसे कोमा जहां है, कोमा के पास हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, दैट, ही सेड दैट। अब आई एम गोइंग, तो आई किसके लिए अब यहाँ चेंज होता है बच्चों, पर्सन चेंज होता है, टेंस चेंज होता है। तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा, जो कि हम लोग उसको जनरल रूल्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम पर्सन को चेंज करते हैं, कैसे हम टेंस को चेंज करते हैं, और वगैरह वगैरह अदर्स भी चीज होता है, उन चीज़ों को हम कैसे करेंगे चेंज, वो सभी देखना है और देखेंगे। तो अभी हम ही सेड का ही सेड रहा, कोमा की जगह में हम दैट लगा दिए। अब दैट के बाद आई एम गोइंग, आई किसके लिए आया है बच्चों, कौन बोल रहा है, आई एम गोइंग, ही बोल रहा है। ही सेड आई एम गोइंग, ही कह रहा है, तो यहाँ ही रहेगा, थर्ड पर्सन में नो चेंज, जब ही है तो ही रहेगा। अगर राम रहता तो वहां ही लगा देते थे, राम भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकता था। तो ही सेड आई एम गोइंग, तो यहाँ होगा ही वाज। अब एम जो है, एम आप एक प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस में है। देखो यहाँ पास्ट टेंस में है, तो ये प्रेजेंट टेंस को हम लोग किसमें बदल देंगे, इसको पास्ट टेंस में बदलेंगे, ही वाज गोइंग, और इन्वर्टेड कॉमा चेंज हट जाता है। अब इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा बच्चों, ही सेड दैट ही वाज गोइंग, ऐसे हो जाएगा। तो क्या बदला हुआ, क्या चीज लगा, एक दैट में यहाँ चेंज हुआ, दैट लगा, और आई के जगह में ही हो गया, और एम के जगह में वाज हो गया। बस इतने ही आपका चेंज हुआ। अब ये सब आपको देखना है, और क्या चेंज हुआ, जो कोमा हट गया, इन्वर्टेड कोमा हट गया, कोमा भी हट गया, इन्वर्टेड कोमा भी हट गया। तो ये आपका रूल माने इनडायरेक्ट स्पीच में हुआ। अब भाई बच्चों हम इसको जरा सा चलते हैं। मीना सेड टू मी, अब मीना सेड टू मी, तो हम क्या इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, मीना सेड टू, तो सेड टू को मी, यहाँ जो है बच्चों सेड टू ए जो है, इसको हम वर्ब को, ये वर्ब है, टोल्ड बदल जाएगा, और सेड टू के जगह में टोल्ड हो गया। अब मी का मी रहेगा, मीना टोल्ड मी, यहां से यहां तक का हो गया। अब यहां से इसका हम केवल टोल्ड में बदल दिए, और मी को मी रहने दिए। यू आर गोइंग, अब यू किसके लिए आया है ये हमें जानना है। अब यू, मीना सेड टू मी, मीना ने मुझसे कही, मीना ने मुझसे कही, क्या कही, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। तो किसका कहा, तो मी को कहा। तो मी को क्या बनाएगा, मी नहीं लगेगा, आई एम, आई वाज, आई आर है तो वाज लगेगा, आई वाज गोइंग, आई वाज गोइंग, ये हुआ, और इन्वर्टेड कॉमा बदल चेंज हो गया। अब इस तरह के सेंटेंस में हम क्या देखें बच्चों, ध्यान से देखिए और सोचिए। सबसे पहले शेड टू के जगह में हम लोग टोल्ड लगाए, दैट छूट गया था बच्चों, सॉरी, थोड़ा सा हम खेद है। अब इसमें जो है दैट लगेगा, यहाँ दैट का प्रयोग, मीना टोल्ड मी दैट आई वाज गोइंग, यही होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, सेड टू के जगह हमारा टोल्ड हो गया, कोमा के जगह मी का मी रह गया, और कोमा के जगह में दैट लगा दिए, यू के जगह में हमारा आई आ गया,
आर के जगह में वॉच और गोइंग का गोइंग रख लें। तो इस प्रकार का हमें हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम आता है और हम लोग छोटा छोटा गलती के चलते हमारे परेशानी में पड़ जाते हैं, छोटे छोटे शब्दों को लेकर, वर्ड को लेकर, रूल को लेकर। तो उन रूल को हम लोग फॉलो करेंगे, देखेंगे। और अभी देखिए दैट हमारा छूट गया था, तो ये सब सावधानी बदलना पड़ेगा। बच्चों को यहाँ विद्वान नहीं है, लेकिन फिर भी अभ्यासन विद्या अनुसरति, अभ्यास से ही विद्या आता है। जितना अभ्यास आप करेंगे उतने ही आपको हर विषय में आपको ज्ञान बढ़ेगा। तो चूंकि पढ़ाई एक तपस्या है, और तपस्या है तो फिर उसको पढ़ना पड़ेगा, उसमें लगना पड़ेगा। तो अब इसको हम मिटा रहे हैं बच्चों। अब देखना है कि क्या क्या हम लोग रूल को पहले समझेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इसको समझने के लिए कौन शब्द का प्रयोग, किसको हम पहले क्या कहेंगे, वो जानना जरूरी है। सबसे पहले बच्चों ये जानना है, अब हम लोग हैं डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। तो ये तो हम लोग जान गए, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। एक, अब डायरेक्ट स्पीच दो भाग होते हैं, ये सभी जानना जरूरी है बच्चों। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला मान लिया जाए, राम सेठ, आई राइट ए लेटर, कुछ हम यहाँ दे दिए लेटर, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। इसमें दो भाग है, एक भाग आपका ए हो गया, एक भाग ई, दो भाग हुआ। कॉमा के बाद दो भाग हो गया। तो इसमें क्या है, एक होगा रिपोर्टिंग स्पीच और ये होगा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच और ये हमारा यहां से यहां होगा रिपोर्टेड तो रिपोर्टिंग क्लॉज के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं, हम लोग भी पढ़े थे। रिपोर्टिंग क्लॉज भी कर सकते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ये दो चीज, दो भाग आप जानेंगे, ये बहुत जरूरी है बच्चों। अब है इसी को थोड़ा सा ये जान जाएंगे आप लोग। कॉमा के इधर रिपोर्टिंग स्पीच और कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है रिपोर्टेड स्पीच। अब थोड़ा सा हम यहीं पर कुछ चेंज करना चाहेंगे बच्चों, और ज़्यादा लिखने के क्या जरूरी, इसी में हम थोड़ा सा बताएंगे। जैसे राम सेड टू मी, ऐसे राम सेड टू मी। तो आप यहाँ पर अलग अलग हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये सारे चीज़ों को हम क्या क्या बोलेंगे। राम क्या है, सेड टू क्या है, और मी है, आई राइट ए लेटर, ये सब हम लोग को अलग अलग से जानेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए बच्चों, राम क्या है। राम एक प्रकार का रिपोर्टर, रिपोर्टर, स्पीकर, स्पीकर भी कर सकते हैं इसको। राम को रिपोर्टर, रिपोर्टर हो गया। सेड टू, सेड टू को हम क्या कहेंगे,
ये जानिए, ए रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ मी क्या है ये जानना है। मी को भी हम लोग जानेंगे। मी हो जाएगा द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। और वो तो जान रहे हैं एक ही, इसको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। अभी जो बताए थे रिपोर्टिंग स्पीच। इतना चीज थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि हम लोग जब पढ़ेंगे आगे बताएंगे तो सब किसके अनुसार क्या चीज बदलता है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर भी इधर चेंज होता है। ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये भी इसी के अनुसार ये चेंज होता है। तो बहुत कुछ इसके अनुसार चेंज होता है, और रिपोर्टर के अनुसार भी चेंज होता है। यहाँ भी इसके अनुसार भी चेंज होता है। यहाँ पर जो यहाँ पर आया है जो सब्जेक्ट के रूप में, वो भी चेंज होता है। जैसे आई राइट ए लेटर, तो ये सब थोड़ा जान लेंगे बच्चों। राम जो है रिपोर्टर है, रिपोर्ट करता है, और सेड टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, यानी इसका वर्ब ये हुआ। जैसे राम सेड, राम ने कहा, राम रिपोर्टर हुआ, कहा कहना वर्ब हुआ, तब रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, यानी राम के लिए कहा। टू मी, द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अब इसका वर्ब हुआ। राम सेड टू मी, मुझसे कहा, तो इसी का वर्ब हुआ, सेड टू मी, तो किसका द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे ही इट्स मैंगो, तो ही जो हुआ सब्जेक्ट होता है, इट्स वर्ब होता है, और मैंगो ऑब्जेक्ट होता है। तो ही टेल्स मी, तो ही टेल्स मी, उसने मुझसे कहा, तो टेल्स वर्ब हो गया और मी ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसी तरह से यहाँ मी ऑब्जेक्ट हुआ। द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इसका वर्ब ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग वर्ब का ही आपका ऑब्जेक्ट हुआ। कौन? मी, मी ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। तो उसके बाद आई है, ये जो है पूरा का, ये जो देख रहे हैं, आई राइट ए लेटर रिपोर्टिंग स्पीच। तो बच्चों ये आपको जान लेना है। रिपोर्टर हो गया राम, रिपोर्टर हुआ, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, और मी जो हुआ द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये हुआ, थोड़ा जानना है, पढ़ना है, सोचना है। देखिए अंग्रेजी अचानक ज्ञान तुरंत नहीं आ जाता बच्चों। अभी हम क्या बोले, अभ्यास, अभ्यास से सब कुछ होगा। तो इसको थोड़ा देखना है। आई राइट ए लेटर ए रिपोर्टिंग, यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो रिपोर्टिंग स्पीच है। तो ये हुआ आपका कुछ जानकारी। अब है कि कुछ थोड़ा सा अभी नियम थोड़ा जान लेंगे, जितना चल सकते हैं। और चूँकि नारेशन एक छोटा भाग नहीं है, छोटा अध्याय नहीं है, छोटा लेसन नहीं है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। और अगर इसमें जानेंगे तो अंग्रेजी में बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ। तो उसको हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, कुछ जानना जरूरी है। अब है कि बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब, अभी हम चले रिपोर्टिंग वर्ब में जो है कहाँ लगता है। देखिए रिपोर्टिंग, कुछ विशेष बातों को भी ध्यान देना है। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे है तो कभी कभी सेंटेंस के पहले लगता है, कभी कभी बाद में भी लगता है, और कभी मध्य भी में भी लगता है। लेकिन जनरली रिपोर्टिंग वर्ब का जो यूज होता है फर्स्ट में होता है, और अंत में भी कुछ होता है।
लेकिन मध्य का बहुत कम ही यूज होता है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। जैसे पहले यूज कैसे करते, जैसे राम सेठ, आई इट माइन, आई इट ए माइन, चलिए आई इट ए माइन, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। लेट अस गो, जिसे मान जाए लेट अस गो, लेट अस गो, और इसमें हो जाएगा ही सेड, ही सेड। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा इधर हो जाता है और यहाँ पर भी होता है ही सेड। लेट अस गो, ही सेड। तो दैट इज इन रिपोर्टिंग जो वर्ब है बच्चों, यहाँ सेड है और यहाँ भी सेड, यहाँ लास्ट में भी लगता है, शुरू में सेंटेंस के पहले भी लगता है, सेंटेंस के बाद में भी होता है। तो ऐसा नहीं, कभी कभी भूल नहीं जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा इसको हम बता दिए कि थोड़ा रिपोर्टिंग वर्ब कहीं कहीं यूज हो जाता है, आगे भी होता है, पीछे भी होता है, मध्य में भी होता है, लेकिन बहुत कम। अब है बच्चों, हम लोग को जानना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इन्वर्टेड कॉमा के भीतर के सेंटेंस को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। कैसे हम उसको चेंज करेंगे, यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम किस रूप से चेंज करेंगे। तो इसके बहुत से नियम हैं बच्चों। सबसे पहले है कि उसके लिए समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को टेंस जानना बहुत ज़रूरी है, और टेंस से भी पहले जानना हम लोग को सेंटेंस। सेंटेंस हम लोग को जानना जरूरी है। सेंटेंस में भी बहुत ऐसे होता है कि वैसे मैं सेंटेंस वीडियो में डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आज एक झलक दिखाता हूँ। सबसे पहले बच्चों मान लिया जाए असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस है बच्चों, इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है, आता है। जैसे ये स्वीकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य दोनों इसमें आ जाता है। निषेधात्मक, जिसको कहते हैं स्वीकारात्मक और निषेधात्मक, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के वाक्य इसमें रहते हैं। जैसे ही इट्स माय बुक, जैसे हम वहाँ हो गया, सपोज कीजिए इसका एग्जांपल, ही इट्स माय बुक, ये हो गया। इसी का नेगेटिव ये तो पॉजिटिव हो गया। दूसरा मान ले जैसे हो गया ही डज नॉट, डजंट, डजंट इट मैंगो, इस तरह से सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जानते भी समझते भी जाइए, जानना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं सेंटेंस में। मैंने अगले कक्षा में, अगले वीडियो में मैंने डाला था और आप लोग को बताए थे सेंटेंस के बारे में। तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस में हमारा जैसे हो गया ही इट्स मैंगो, वह आम खाता है। आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। तो वह सब हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव, ही डज नॉट ईट मैंगो, वह आम नहीं खाता है। आई डू नॉट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूँ। तो नहीं नहीं जब आएगा वो नेगेटिव सेंटेंस, और जब खाता हूँ उसमें नाम नहीं हो तो उसको कहते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये दोनों असर्टिव सेंटेंस में दोनों सेंटेंस तरह का आता है, तो नकारात्मक भी स्वीकारात्मक भी। तो ये हो गया। अब है बच्चों बहुत से प्रश्न आप आएगा आपको, क्या कहते हैं उसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मान लिया जाए दूसरा, इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बच्चों जैसे है दो तरह का आता है। एक ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, एक व्हाट, हु, हुज, होम, हाउ, इस तरह से आपको सेंटेंस शुरू होता है। तो दोनों ही हमारा लिए अब मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे अभी देख लेंगे पता चल जाएगा, इज ही प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, ऐसे क्या वह खेल रहा है। यानी जहां प्रश्न पूछा जाता है बच्चों तो उसको कहते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ही इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, इसका मतलब ये हुआ क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग। और यही रहता इज ही डांसिंग, क्या वह नाच रहा है, इस तरह से। तो अब दूसरा भी है बच्चों, जैसे when you go to school, when do you ऐसे भी लगाते हैं बच्चों, when do you go to school, ये प्रश्नवाचक चिन्ह देते जाएंगे। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये सब सेंटेंस को समझना जरूरी है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब ये है कि इसमें प्रश्न किया जा रहा है। अब है बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस अब सेंटेंस समझ लेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया बच्चों जब हम किसी को आदेश देते हैं तो उसको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, या कुछ करने के लिए कहते हैं, जैसे ओपन द डोर। तो इसमें भी हमारा दो तरह का आ सकता है, नेगेटिव मैंने नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। कैसे, जैसे यू स्टैंड अप, जैसे हो गया यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप, चाहे स्टैंड अप, उस अगर यू नहीं भी लगाएंगे तो भी उसको तुम का ही बताया जाता है। स्टैंड अप, यू स्टैंड अप, तुम खड़ा हो जाओ। तो यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, यू डोंट, डू नॉट, चाहे डोंट स्टैंड अप, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, यू डोंट स्टैंड अप, तुम खड़ा मत हो, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा दोनों तरह का हो सकता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। यू स्टैंड अप, यू डोंट स्टैंड अप, यहाँ हो जाएगा तुम खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा मत हो, इस तरह से हो जाएगा। अब है बच्चों इंपेरेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में बच्चों इच्छा, जब हम किसी को आशीर्वाद देना है, किसी को श्राप देना है, या ये सब का मतलब ऑप्टेटिव के मतलब यही हुआ। किसी को हम आशीर्वाद देते हैं या किसी के लिए हम अच्छा प्रे करते हैं गॉड से, ईश्वर से, तो हम उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, इसमें हम लोग इस तरह का चिन्ह दे देते हैं, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे, ऐसे हम लोग बोलते हैं। अब है बच्चों और हम सेंटेंस ले, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे भी बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। अब अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मतलब है बच्चों आश्चर्य करना, आश्चर्य से हो गया, फिर हो गया कि कभी विषाद पैदा हो जाता है, बहुत खुशी हो जाता है, तो उस समय हम लोग एक्सक्लेमेट वैसे सेंटेंस यदि होता है तो हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, कहते हैं वाह कितना सुंदर घर है, वाह कितना अच्छा ताजमहल है, ओह वह मर गया। तो ये सब जो है सेंटेंस को हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिससे हम लोग कहेंगे आह आह, तो या ही डाइड, ही डाइड, वह मर गया। ब्रेवो, ब्रेवो, we have won the match, won the match। तो इस तरह से सेंटेंस जो होता है बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ऑपरेटिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव और असर्टिव। तो इन सारे सेंटेंस को आप सभी लोग, वैसे मैं सेंटेंस के बारे में बहुत विस्तृत रूप से मैं बता चुका हूँ, तो इन सारे सेंटेंस को आप लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, अंग्रेजी कोई कठिन नहीं है, अभ्यास का चीज़ है, जितना आप देखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार कम से कम शुरू में देखेंगे, एक बार लाइनअप हो जाएंगे। जैसे कोई रास्ता है बच्चों, अगर हमको यहाँ से कुछ दूर जाना है, अगर रास्ता हम कभी नहीं देखे हैं तो कोई दिखा दिया तो हम चले जाएंगे, एक बार जाएंगे, दूसरा बार जाएंगे, तीसरा बार जाएंगे, तो हम अभ्यस्त हो जाएंगे कि वो रास्ता एकदम सही है, तो बहुत दन हम लोग चल जाएंगे, कहीं रुकावट नहीं होगा। उसी तरह से पढ़ाई भी है, आप उसको देखते देखते कब कितना अच्छा जान जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं। तो बच्चों ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा बनना चाहते हैं, ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। तो अब ये तो हम लोग सेंटेंस पढ़ लिए बच्चों, और है कि जो नरेशन में और जो जरूरत पड़ेगा, जो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग बहुत कुछ जानकारी जरूरत पड़ेगा। सेंटेंस तो जरूरी है ही, इसके अलावा आपको क्या पड़ेगा उसको भी देख लेंगे, तो बताया जाएगा विस्तार से कैसे कैसे चेंज होता है। अभी इस वीडियो में अभी जो भी जान रहे हैं इसको समझें, अभ्यास करें। आशा करते हैं कि बहुत जल्द आप नरेशन के बारे में, अगर नरेशन जान रहे हैं तो बहुत कुछ जानने लगेंगे। अब हो गया, और जो आदर्श रूल, जनरल रूल होता है, जनरल रूल में हम लोग रूल्स में होगा पहले चेंज ऑफ पर्सन, ये होगा चेंज। दूसरा होगा चेंज ऑफ टेंस, और चेंज ऑफ पर्सन हो गया, चेंज ऑफ टेंस हो गया। और एक चेंज होता है आपका, अदर चीज भी चेंज होता है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर चेंज भी होगा जो दिखाया जाएगा, अदर चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें क्या होगा बच्चों, क्या क्या चेंज होगा, जैसे दिस का डाइट हो जाएगा, थोड़ा जान लेंगे, जैसे इस तरह से चेंज हो जाता है ना। इस तरह से आपको टुडे का जो भी है प्रीवियस डे इस तरह से बदलेगा, कुछ बदलाव हो जाता है, तो उसको हम लोग डीप से जानेंगे। तो आज जो भी सीखा बच्चों इस वीडियो में, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और उसको आगे पढ़ने के लिए, आगे जानने के लिए आपको
इस सारे चीज़ को जो अभी बताए उसको देख लेंगे, एक बार नहीं दो बार, दो बार नहीं तो तीन चार बार कम से कम देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। बस मेरा प्रयास आप लोगों के साथ है। आप जितना नहीं पढ़ेंगे उतना मैं पढ़ूंगा, पढ़ करके आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के सामने आऊंगा। तो बच्चों, मैं आज यहीं पर